शिकारपुर नाम के एक कस्बे में अमृत अपनी पत्नी रानी के साथ रहा करता था। अमृत सरकारी नौकरी करता था। शादी को पूरे 8 साल बीत चुके थे, लेकिन उन दोनों की कोई भी औलाद नहीं थी। बड़ी ही मन्नतों और मुरादों के बाद उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन दोनों ने नयन रखा। नयन अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे नयन बड़ा हो रहा था, दोनों पति पत्नी को ये बात समझ में आ रही थी कि नयन एक मंदबुद्धि बच्चा है। ये बात दोनों पति पत्नी के लिए बहुत दुखदाई थी। नयन जब 4 साल का हुआ तो उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया गया। आम बच्चों की तरह नयन पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं था। फिर जैसे जैसे नयन बड़ा हो रहा था, उसके साथ वाले बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। अब नयन 12 साल का हो चुका था और वो 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। एक बार की बात है, नयन अपने घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ, आज रोहित ने मेरी पेंसिल छीन कर रख ली और अपने सभी दोस्तों के साथ मेरा बहुत मजाक उड़ाया। बेटा, तुमने इसकी शिकायत अपने टीचर से नहीं की? की थी माँ, लेकिन रोहित ने बोल दिया था कि वो उसकी पेंसिल है, तो टीचर ने मेरी नहीं सुनी। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें नई पेंसिल दिला दूंगी, जाने दो। अच्छा ये बताओ कि आज होमवर्क में क्या मिला है? माँ, मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला है, लेकिन टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया मुझे कुछ समझ में नहीं आया माँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें समझाती हूँ। रानी की बहुत कोशिशों के बाद भी नयन का दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता था और वो चीजों को समझ नहीं पाता था। नयन के माता पिता को इस बात का बहुत ही दुख था, परंतु वो कर भी क्या सकते थे। फिर एक दिन की बात है, नयन के प्रिंसिपल ने नयन के माता पिता को स्कूल में बुलाया और कहा, देखिए अमृत जी, मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि नयन की बुद्धि में किसी तरह का कोई सुधार नहीं आ रहा है। 7वीं तक तो हमने उसे जैसे तैसे पास कर दिया था। पिछले साल भी वो 8वीं में फेल हो गया था और इस बार भी अगर वो 8वीं में फेल हुआ तो हमें मजबूरन उसे स्कूल से निकालना होगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप उसे बुद्धिहीन बच्चों के स्कूल में डाल दीजिए, यही उसके लिए सही होगा। ठीक है सर, अभी तो आप उसे 8वीं की परीक्षा देने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और गुजरते दिनों के साथ अमृत और रानी की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दोनों पति पत्नी अपने बेटे को एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा होता और पढ़ता लिखता देखना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा था। एक दिन की बात है, रोज की तरह नयन शाम को अपने घर से खेलने के लिए निकला। नयन ने देखा कि उसके सारे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। तभी नयन उसके पास जाकर बोला, मुझे भी फुटबॉल खेलना है, प्लीज तुम लोग मुझे भी खिला लो ना। पागल हो गया है क्या? तू हमारे साथ भला फुटबॉल खेल पाएगा? हाँ हाँ, मैं खेल लूंगा, मुझे भी खिला लो ना प्लीज। अरे रोहित, जब ये इतना कह रहा है तो खिला लेते हैं इसे। ठीक है, आ जा फिर। अब नयन उन लोगों के साथ फुटबॉल खेलने लगा। ग्राउंड के सामने लंबी लंबी झाड़ियों से भरा एक और ग्राउंड था, जहाँ कोई नहीं जाता था। नयन ने फुटबॉल को इतनी जोर की किक मारी कि फुटबॉल उस ग्राउंड में झाड़ियों के पीछे चली गई। तब रोहित बोला, तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? कितनी बार समझाया था कि फुटबॉल उस ग्राउंड में नहीं जानी चाहिए। मुझे तो मेरी फुटबॉल हर हाल में चाहिए। अब तुम जाओ और मेरी फुटबॉल ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। लेकिन वहाँ तो लंबी लंबी झाड़ियाँ हैं, मैं उन झाड़ियों के पीछे कैसे जाऊंगा? मुझे बहुत डर लगता है। नयन, तेरी वजह से फुटबॉल उन झाड़ियों के पीछे गई है। तुझे फुटबॉल लानी ही होगी, वरना आज के बाद हम तुझे कभी नहीं खिलाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, मैं जाता हूँ। वैसे तो नयन को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसे फुटबॉल हर हाल में वापस लानी थी। इसीलिए नयन डरते डरते झाड़ियों के पीछे गया। झाड़ियों के पीछे जाकर उसने फुटबॉल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे फुटबॉल नहीं मिली। नयन ग्राउंड में थोड़ा और आगे चला गया। तभी चलते चलते उसके पैर से कुछ टकराया। उसने पलटकर देखा तो वो किसी पेड़ की जड़ थी जो उसके पैर से टकरा रही थी।
नयन ने उस पेड़ को नीचे से ऊपर तक देखा और बोला, अरे ये तो कितना सुंदर केले का पेड़ है, लेकिन ये क्या, आसपास के सारे पेड़ हरे भरे हैं, बस यही अकेला सूखा लग रहा है। लगता है गर्मी की वजह से सूख रहा है। अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो इसमें पानी भी डाल देता हूँ। नयन ने यही सोचकर वहां पड़ा एक डब्बा उठाया और आसपास पानी ढूंढने लगा। उसे एक गड्ढे में पानी भरा हुआ मिला। नयन ने उस गड्ढे से पानी लाकर पेड़ में डाल दिया। जैसे ही नयन ने उस पेड़ में पानी डाला, वो पेड़ हरा भरा हो गया और बोलने लगा। पेड़ ने नयन से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नयन, तुमने मेरी मदद की है। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आंखें बंद करो। नयन ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद खोली तो फुटबॉल उसके सामने थी। ये देखकर नयन बहुत खुश हो गया और बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं इसी फुटबॉल को ढूंढने के लिए आया था। अगर ये मुझे नहीं मिलती तो मेरे दोस्त मुझे बहुत मारते। वैसे भी मैं उन लोगों जितना बुद्धिमान नहीं हूं ना, इसीलिए वो मेरी हर वक्त इंसल्ट करते रहते हैं। पेड़ को नयन की बातें सुनकर बहुत दया आई। फिर पेड़ बोला, नयन, तुमने मुझे दोस्त कहा है ना, अब मुझे तो तुम्हारी दोस्ती निभानी ही होगी। मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, बल्कि जादुई केले का पेड़ हूँ। तुम ऐसा करो कि मेरे फलों में ये जो सुनहरा केला दिखाई दे रहा है, इसे तोड़ लो और खा लो। तुम रोज मेरे पास आया करो और रोज मैं तुम्हें एक सुनहरा केला दूंगा। तुम इसे रोज खाना। धीरे धीरे तुम बहुत बुद्धिमान हो जाओगे। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम वाकई में एक जादुई पेड़ हो? हाँ नयन, मैं झूठ नहीं बोलता। उसके बाद नयन ने उस केले के पेड़ से सुनहरा केला तोड़कर खा लिया और अपने घर आ गया। उस दिन नयन के घर वालों ने नयन में बदलाव महसूस किया। अब रोज नयन उस केले के पेड़ के पास जाता और उसमें से सुनहरा केला तोड़कर खा लेता। कुछ ही दिनों में नयन बुद्धिमान हो गया। अब उसे मैथ्स के सारे सवालों के साथ सभी सब्जेक्ट बनने लगे थे। इसी बीच नयन के टेस्ट में मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे। फिर फाइनल एग्जाम हुआ और नयन ने एग्जाम में पूरे स्कूल में टॉप किया। ये देखकर नयन के टीचर्स के साथ साथ सभी स्टूडेंट भी हैरान थे कि नयन आखिर इतना कैसे बदल गया। फिर एक दिन की बात है, शाम को नयन के पापा घर आए और उन्होंने बताया, रानी, मेरा ट्रांसफर लखनऊ शहर में हो गया है। अगले हफ्ते हमें यहाँ से जाना है, इसीलिए तुम अपनी पैकिंग करना शुरू कर दो। और हाँ, नयन के एग्जाम भी हो गए हैं और उसने स्कूल में टॉप भी किया है। इसीलिए मैंने लखनऊ के एक बड़े स्कूल में नयन के एडमिशन की बात की है। अब हमारा नयन बड़े स्कूल में पढ़कर बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मयंक के लिए तो मैं भी बहुत खुश हूँ। हालांकि यहाँ से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन लखनऊ जैसे बड़े शहर में रहना तो मेरा कब से सपना था। और नयन को भी वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगेगा, नए दोस्त भी मिलेंगे, है ना नयन? जी माँ। रानी और अमृत लखनऊ जाने के लिए बहुत खुश थे, लेकिन नयन लखनऊ जाने की बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो अपने जादुई पेड़ से बिछड़ना नहीं चाहता था। आखिर उसी पेड़ ने तो नयन को मंद बुद्धि से बुद्धिमान बनाया था। शाम होते ही नयन केले के पेड़ के पास गया और बोला, दोस्त, अब हमारे बिछड़ने का समय आ गया है। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे दोस्त? मैं सच कह रहा हूँ। मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है और अगले हफ्ते हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ भी तो नहीं ले जा सकता ना। ऐसा कहकर नयन केले के पेड़ को गले लगाकर रोने लगता है। नयन के आंसू केले के पेड़ की जड़ में गिरते हैं, जिससे अचानक केले का पेड़ गायब हो जाता है और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़का आ जाता है, जिसे देखकर नयन चौंक जाता है और कहता है, तुम कौन हो और मेरा जादुई केले का पेड़ कहाँ गया? मैं ही जादुई केले का पेड़ हूँ नयन। तुम पेड़ कैसे हो सकते हो? तुम तो एक इंसान हो। नहीं नयन, मैं एक इंसान नहीं हूँ।
मैं परीलोक में रहने वाला एक लड़का हूँ। मेरा नाम भानु है। कई सालों पहले मैं बहुत घमंडी हुआ करता था। अपने घमंड में चूर होकर मैंने एक परी का दिल दुखा दिया था। उस परी ने मुझे श्राप दिया था कि मैं एक पेड़ बनकर इस धरती पर रहूंगा। बाद में मेरे बहुत माफी मांगने के बाद उसने कहा, अगर कोई तुमसे निस्वार्थ भाव से दोस्ती करेगा और तुमसे बिछड़ने के दुख में उसके आंसू तुम्हारी जड़ों पर गिरेंगे तो तुम आजाद हो जाओगे। और आज अपने आंसुओं को मेरी जड़ों पर गिराकर तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ लखनऊ चल सकते हो। नहीं नयन, मेरे घरवाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उनसे सालों से बिछड़ा हूँ। मुझे अपने घर वापस जाना होगा। लेकिन हाँ, जब भी तुम मुझसे मिलना चाहोगे, अपनी दोनों आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। उसके बाद भानु वहां से चला गया और नयन भी खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ लखनऊ शिफ्ट हो गया। जब भी नयन को अपने दोस्त की याद आती तो वो एकांत में चला जाता और अपने दोस्त को याद कर लेता। भानु भी उससे मिलने आ जाता। दोनों बहुत देर तक बातें करते और फिर भानु वापस चला जाता।